नमस्कार। असेंबली का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फाइनल मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और हमारे साथ में है राघवेंद्र सर। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान की स्थिति है, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 300, अगर बात करें 230 विधानसभा सीटों की तो 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, जबकि 68 सीट पर कांग्रेस रुझानों में आगे है। डिबेट में आते हैं सर। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे, राजनीतिक पंडित थे, वो सब ये कहना तो थोड़ा सा असंसदीय हो जाएगा कि औंधे मुँह गिरे, लेकिन नतीजों ने ये बता दिया है कि किसी के हाथ में, किसी के दिमाग में और किसी की उंगलियां किसी नब्ज पर नहीं थी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं और जो लोग कांग्रेस को जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे उनके लिए ये सदमे से कम नहीं है। और मेरा इसमें अगला सवाल यही रहेगा कि क्या अब ईवीएम निशाने पर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद देश भर में जो कांग्रेस समर्थित कैंप है वो ये अंदाज लग रहा है कि आखिर इतना उलटफेर कैसे संभव है, क्योंकि भाजपा कैंप के भीतर भी मध्य प्रदेश में 160 सीटों का सपना किसी ने भी नहीं देखा था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह कहते हैं कि हमें जीत की तो उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। और राजस्थान के बारे में तो रिवाज है कि वहाँ 5 साल एक सरकार और 5 साल दूसरी सरकार, तो वहाँ जो कुछ हुआ वो एक तरह से प्रत्याशित था, अप्रत्याशित नहीं था। तेलंगाना में मध्य प्रदेश भाजपा ने एक तरह से अपना खाता 1 से बढ़ाकर 8 तक वो पहुंची, 9 तक जाने की संभावना है, तो वहाँ भी उन्होंने 700-800 गुना तरक्की की। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसकी वजह ही हो सकती है क्योंकि कमलनाथ ने कल कांग्रेस दफ्तर में पोस्टर लगा था कि फिर आ रहे हैं कमलनाथ। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि कोई कुछ भी कहे 130 सीटें हम जीतने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएंगे और 140 से ज़्यादा सीटें हमारी रहेंगी। ये सब दावे थे। उसके पहले अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो अमित शाह ने कहा था कि वो 150 सीटों से ज़्यादा जीत कर आएंगे, लेकिन अमित शाह के दावे को लोगों ने थोड़ा सा गंभीरता से कम लिया था। जो हमारी मीडिया पैनलिस्ट है वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि उन्होंने 18 में कहा था कि अब की बार 200 पार, और फिर बीजेपी 109 पर आकर अटक गई थी। इसलिए अमित शाह के उस दावे को लोगों ने एक तरह से पॉलिटिकल दावा माना था। लेकिन 160 किसी को भी चौंका सकता है, किसी को भी नींद में से बिस्तर से नीचे गिरा सकता है, ऐसे सदमे वाली खबर है। लेकिन अब एक नया सवाल होगा कि इस पूरे नतीजे का हीरो कौन होगा, किसके सिर सहरा बंधेगा। तो सहरा तो नरेंद्र मोदी के सिर है, क्योंकि नारा था मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। लेकिन सवाल वही है, कौन बनेगा करोड़पति, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी भी बीजेपी के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई है। जाहिर है कि आज शाम के बाद से इस बात की चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो इस दौड़ में कभी नहीं थे। नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा, इसके अलावा जो माने नरेंद्र मोदी के मन में जिसका नाम होगा, जाहिर है कि वो फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मध्य प्रदेश के आसमान में जरूर धुंधलका छाया हुआ है। नतीजों ने राजनीति से तो कोहरा साफ कर दिया है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर कोहरा अभी भी बना हुआ है। राजेश जी, ये लाख टके का सवाल नहीं बल्कि ये केबीसी की तरह करोड़पति का सवाल है। आपकी राय भी इसमें शामिल होगी और जो हमारे पैनलिस्ट है, जो हमारे विशेषज्ञ पत्रकार साथी सुरेश जी की भी राय से महत्वपूर्ण होगी कि आखिर वो इस पूरे सीन को किस ढंग से देखते हैं और कल क्या घटित होने वाला है उसके बारे में उनकी राय। क्योंकि आज वो जो कहेंगे, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, कल वो एक तरह से मिसाल बनेगी। क्योंकि जो कहा अगर वो कल सही हुआ तो हम जरूर कहेंगे IND24 में सुरेश शर्मा जी ने जो कहा था, राजेश जी ने जो कहा था, मैंने जो कहा था, वो सही हुआ या गलत साबित हुआ। अभी सुरेश जी आपकी राय। देखिए, जिस तरीके के परिणाम आए हैं ये निश्चित रूप से ऐसे अप्रत्याशित परिणाम हैं जिनकी तरफ मीडिया नहीं पहुंच पाया, जिसकी तरफ विशेषज्ञ भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ चैनलों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसके आसपास की बात कही, लेकिन उन्हें भी अपने बचाव में अपना इंटरनल वीडियो जारी करके स्पष्टीकरण देना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ये नहीं लग रहा था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जिस भी एजेंसी के माध्यम से ये हुआ, वो एजेंसी मध्य प्रदेश के ही एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है और वो यहाँ बारासिवनी के रहने वाले हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश की नब्ज को बारीकी से पहचाना। आज मैं आपके सामने फिर से, जो मैं अभी सक्सेना जी से कह रहा था बाहर, कि मैंने 22 नवंबर को ही इसी प्रकार के आंकड़ों का
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था। इसलिए डाला था क्योंकि मध्य प्रदेश के में लोगों ने, यानी कि पत्रकारों ने और विश्लेषकों ने जाना ही बंद कर दिया। वे जनता से पूछते ही नहीं हैं कि आपका मत क्या है, क्योंकि ये कहकर के हमने पीछा छुड़ाना चालू कर दिया कि जनता जो है वो मौन हो गई है, अपना अभिमत नहीं देती। जबकि हमें उनसे सवाल पूछने के तरीके आज के युग में, नई प्रगति के दौर में बदलना चाहिए। इसलिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं वे तो जनता के बीच में थी ही, तभी तो सामने आ रही हैं। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा, यदि इसको का जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाए तो ये है कि 160-161 सीटें लाने वाले मुख्यमंत्री को बदलने का कोई आधार नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले यदि वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता है तो ये एक इतना बड़ा जोखिम होगा कि उस जोखिम को संभालने के लिए बीजेपी को फिर इतनी ही सभाएं कराना पड़ेंगी प्रधानमंत्री की जितनी अभी कराई हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, जो शायद मेरे साथ बैठे हमारे भाजपा के आदरणीय मित्र जो हैं उस बात पर आपत्ति लेंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहूँगा कि अमित शाह जी का ये गेम प्लान था कि शिवराज जी को पीछे करो। कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य लोगों ने उसके अंदर पैरवी की और शिवराज जी का चेहरा आउट करके, और ये सामूहिक नेतृत्व की बात जो 2008 में 18 में भी फेल हो गई थी, उसको यहाँ इस बार इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन राघवेंद्र जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने दुनिया देखी है, मेरे इस अनुमान को आप अपने विचारों में डालिए कि अमित शाह जी को बीच में शिवराज जी को वापस लाना पड़ा और अमित शाह जी को खुद पटल से गायब होना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को सामने लाना पड़ा, तब मध्य प्रदेश की जनता में जो प्रतिक्रिया नेगेटिविटी की हो सकती थी उसको शिवराज जी ने आकर के रोका और इस तरह से मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ भाजपा जीत रही है। ऐसे में यदि शिवराज सिंह चौहान जी को लोकसभा चुनाव के पहले हटाए जाने का कोई भी जोखिम भाजपा उठाती है तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश में अपने फेरे बढ़ाना पड़ेंगे। इसलिए ये मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी में शिवराज जी को हटाए जाने जैसा स्टेप उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बात सुरेश शर्मा जी आज कह रहे हैं, कल ये जब बात सही साबित होगी तो हम सुरेश जी आपको फिर दोबारा चैनल पर बुलाएंगे और फिर आपके इस बातचीत को दोहराएंगे कि जो आपने कहा था वो सच के कितना निकट था और कितना सच साबित हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो अमित शाह ने कहा था 18 में कि अब की बार 200 पार, वो इस बार 150 पार की बात कर रहे थे। लेकिन मोदी और मामा शिवराज जी का जो नेतृत्व था उसने ये साबित किया कि दोनों मिलकर 1 और 11 हो गए हैं और उस 1 और 11 ने बीजेपी को फिर, मेरे ख्याल से अगर मैं आंकड़े में गड़बड़ी कर रहा हूं तो सुरेश जी आप इसको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है खातेगांव से, कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जोशी चुनाव हार गए हैं। आशीष शर्मा ने उन्हें हराया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दीपक जोशी कांग्रेस में गए थे, खातेगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो नीमच में बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार वहीं जीते हैं। दूसरी तरफ बात हम खातेगांव की कर रहे हैं जहां पर दीपक जोशी को हार का सामना करना पड़ा है। आशीष शर्मा ने उन्हें चुनाव हराया है। पूर्व मंत्री और पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, कांग्रेस ज्वाइन की कुछ महीनों पहले और चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तमाम तरह के उन्होंने एलिगेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और मैदान में आए, लेकिन चुनाव का हार न। सर क्या कहेंगे? राजेश जी, दरअसल इसमें एक बात हो रही है कि दीपक जोशी छोटे मोटे आदमी नहीं है। छोटे मोटे से मेरा मतलब कद में छोटे होंगे, लेकिन उनका जो घराना परिवार है वो जनसंघ के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ। उनके पिताश्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी, उनको राजनीति में संत कहा जाता था। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भोपाल से सांसद रहे और उसके बाद दीपक जोशी बीजेपी के विधायक रहे, मंत्री रहे। जब वो चुनाव हार गया तब पार्टी ने उनका दूसरे इलेक्शन में टिकट काटा और बाद में वो असंतुष्ट होकर भाजपा छोड़कर जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और वहाँ वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन एक भाजपा के बड़े घराने का जो पुत्र था, जो कार्यकर्ता था, उसका हार जाना भाजपा के नेता को तो जरूर संतोष दे सकता है। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी के साथ साथ जो जनता है वो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखती है कि कौन आदमी किधर जा रहा है। सुरेश जी ने जो बात की हम इसको बाद में और दोहराएंगे, लेकिन सचिन जी आप इस बात को किस ढंग से देखते हैं कि भाजपा के साथ अगर या बीजेपी के साथ या राजनीति जो गद्दारी करता है
उसको मतदाता किस ढंग से देखते हैं। गद्दारी शब्द को आप चाहें तो विलोपित कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं उसको किस ढंग से देखते हैं, फैसला आपका है। देखिए, मैं आप सभी गुणी जनों के साथ में बैठा हुआ हूँ, किंतु एक युवा वर्ग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरा अपना एक सोच है। मैं बीजेपी को एक पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट पार्टी समझता हूँ, और बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हुए आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने के लिए पहचानी जाती है, जानी जाती है। तो भाजपा जो है उसको हम प्रेडिक्टेबल नहीं मान सकते कि भाजपा जो है प्रेडिक्टेबल है, कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस तरह से। जहाँ तक आपका एक जो प्रश्न है दीपक जोशी को लेकर या गद्दारों को लेकर, तो उसमें गद्दारों से हाँ, थोड़ा सा भारी जो शब्द है। बागियों को हाँ, बागी तीखा है उसको जी। अगर हम यूज कर लें उस वर्ड को बागी की तरह यूज कर लें, तो यहाँ पर देखिए, नाम कमल, पहचान कमल और निशान कमल। भाजपा जो है बहुत ही कैडर बेस्ड पार्टी है, जहाँ ग्रासरूट लेवल पर जो कार्यकर्ता होता है उसके अंदर जो मॉरल एजुकेशन से लेकर और हर तरह से उसको पार्टी की तरफ और राष्ट्र प्रेम की तरफ उसका रुझान बढ़ाया जाता है। उसको राष्ट्र के उसको सबसे पहले ये जो है आदर्श सिखाया जाता है कि सबसे प्रथम जो है राष्ट्र को रखें, फिर पार्टी को रखें, और उसके बाद अंत में सबसे स्वयं को, अपने आप को रखें। तो इस तरह से जो है अनुशासनात्मक पार्टी है, और भाजपा में जो कार्यकर्ता जो होता है वो जो है भाजपा की का जो निशान है वही उसकी पहचान होती है। तो बागी जो होते हैं वो बागी जो होते हैं उनकी जो आइडियोलॉजी जो है। जी, एक सवाल मेरा, ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करें हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब की, उन्होंने वो अपना पोस्ट भी दिखाया जब डिबेट के पहले आ रहे थे कि 22 नवंबर को उन्होंने बता दिया था कि नहीं, 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। अगर हम आपकी बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि एक युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने प्रोजेक्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक पहुंचेगी? क्यों नहीं? हमने भी तमाम सारे बीजेपी के नेताओं से बात की थी, उन्हें लग रहा था कि नहीं, 120, 125, 130 के आंकड़े के आसपास रहेंगे। देखिए, ग्वालियर में जब भाजपा की कार्य समिति की जब बैठक हुई थी, तो हमको मुट्ठी बंद करके अमित शाह जी ने हमको ये प्रण दिलाया था कि अगर 150 से कम सीटें अगर लाए तो उसको जीत को अपनी जीत मत मानना। और वहाँ का जो कार्यकर्ता था, उस कार्य समिति के बैठक से जो एक ऊर्जा लेके जो गया था, वही ऊर्जा उसने समाज में और जनता के बीच में उस ऊर्जा के साथ में काम किया, और उसका परिणाम सबके सामने है। और हमने जो 51% वोट शेयर का जो एक टारगेट लिया था, हम उसको भी क्रॉस कर रहे हैं, और जो 150 जो सीटों का एक जो लक्ष्य लिया था, हम उससे भी आगे जा रहे हैं। सचिन जी, हमने सुबह की चर्चा में कहा था कि जीत के सब साथी होते हैं और हारे का परिणाम होता है। इसलिए जीत के बाद सारे गुण दुर्गुण एक तरफ चले जाते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो अगर कोई कैच छोड़ देता है, कोई रनआउट छोड़ देता है, और टीम अगर जीत गई तो फिर उसकी चर्चा नहीं होती है। तो मुट्ठी बांधकर संकल्प और 150 से कम सीट को जीत नहीं मानेंगे, ये सब दावे और जोश भरने वाली बातें, लेकिन हकीकत 2018 की हमको मालूम है, और इसके आगे पीछे नगर निगम चुनाव वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपका काम है पार्टी की बात को रखना और वकालत करना, उसमें आप सफल भी लग रहे हैं। मैं इसमें जी ऐड करना चाहूँगा। देखिए, 2018 के जो चुनाव हैं और ये 2023 के जो चुनाव हैं, इसमें एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि 2018 के चुनाव में हमको ऐसा एहसास नहीं था कि कांग्रेस हमसे आगे निकल सकती है। इस बार उस एहसास के साथ में हम अपना फील्ड में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जनता के बीच में थे, और उसका परिणाम जो है आपके सामने। चलिए, उस पर फिर कभी सुरेश जी के साथ आपको भी जोड़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज खुशी का मौका है, इस पर इस बात की जरूरत नहीं कि हम छिद्राणुवेशन करें, ऑपरेशन करें या पोस्टमार्टम करें, लेकिन जीत आपकी हो रही है, आपको बधाई है। लेकिन 160 की कल्पना तो सुरेश जी, राजेश जी, मुझे लगता है कि अमित शाह जो दावा करके थे 150 को, उसको भी उनको भी नहीं रही होगी, क्योंकि उन्होंने भी दावा 150 का किया था। ये 160 आ रही, इसका मतलब कि अंदाजा किसी को भी नहीं था। 200 पार भी हो गया था। हाँ, ये अंदाजा किसी को भी नहीं था। जो कुछ हुआ है वो मोदी का मामला है, लाडली बहनों का मामला है, और जो सुरेश जी ने कहा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत करी और निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला, वो चीज़ें हैं। वो बहनों के भाई बने, भांजियों के मामा बने, और किसानों के वो किसान पुत्र बने। हम कई बार मजाक में कहते हैं कि शिवराज सिंह जी का चेहरा इतना गरीब गुरबों का चेहरा है कि वो लगते नहीं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है। जी, हमारे साथ कांग्रेस से महासचिव पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं। आपका सवाल हो पवन जी से। पवन जी, हम चर्चाओं में हमेशा ये कहते हैं कि कमजोर के साथ मीडिया होता है। अगर आपकी पार्टी सत्ता से दूर हो रही है तो मीडिया और IND 24 आपके साथ है, लेकिन
हार के कारणों में आपके बड़े नेता जरूर उसका कुछ करेंगे कि क्यों हारे, क्यों जीते। आपको क्या लगता है कि जो कुछ घटित हो रहा है वो अनुमानित था, प्रत्याशित था, या आपके लिए चौंकाने वाला है? नहीं, ये मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक था, आश्चर्यचकित था, चौंकाने वाला मेरे लिए, साथ साथ में इस प्रदेश की जनता के लिए, बेटा हर व्यक्ति के लिए चौंकाने वाली बातें थी। इस तरह का सुनामी आने का ना कोई कारण था, ना कोई रीजन था। जनता के लिए नहीं है, जनता ने ही तो ये काम किया है पवन जी। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए, जनता ने काम किया है, जनता के बीच में नहीं मैं भी मानेंगे। गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे, जी। लेकिन इस तरह के परिणाम के हिसाब से जनता के लिए काम नहीं किया, ना इस तरह का परिणाम के लिए जनता ने किया है। कोई ना कोई एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म की जानकारी का पता लगाना हर व्यक्ति का, हर भारतीय का फर्ज बनना चाहिए कि उस मैकेनिज्म का हम पता लगाएं। अमेरिका आप से सोचिए, मदद, एक समय प्याज के रेट बढ़ते थे तो आपने सरकारें शुरुआत बदल किससे चर्चा जाती कर दी थी। सर? हम महंगाई कम नहीं करेंगे फिर भी मोदी जी की आते जाएंगे, हम बेरोजगारी कम नहीं करेंगे फिर भी मोदी जी आते जाएंगे, हम वादों को पूरा नहीं करेंगे फिर भी मोदी जी आते जाएंगे। इस मैकेनिज्म को तह तक जाने की जरूरत है, और जो जनादेश मिला है, जनता ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का हम सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। और हमारे एंड पे जहां पे कमी रह गई होगी, हो सकता है हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची हो सकता है चुनाव में टिकट वितरण में कुछ कमी रह गई हो, उन सब का आकलन हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, और उसके आकलन के बाद हम फिर से नए ऊर्जा के साथ हम फिर से इस प्रदेश पे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। राघवेंद्र सर, सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं। 3 मेहमान, पूरा पैनल हमारे साथ छत्तीसगढ़ में है। उमेश गोरबोणे जी आपका स्वागत है, नितिन भंसाली जी और उचित शर्मा जी। नाम ही आपका उचित शर्मा, जब भी आपसे संपर्क होता है तो हमें लगता है कि अनुचित बात आपकी तरफ से नहीं आएगी। नाम ही उचित है, परिवार के लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा होगा। जो कुछ छत्तीसगढ़ में घटित हुआ है या हो रहा है अभी, क्या उसकी प्रत्याशा थी? उसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि जिस ढंग से रमन सिंह जी ने कहा कि वो भी इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा नहीं रख रहे थे, उसके पीछे क्या वजह है? क्या आखिरी में जो एक करप्शन का मामला आया था भूपेश बघेल जी के को लेकर, उसने कुछ किया है, या सच में लग रहा था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत की तरफ जाने वाली है? आपकी राय? नहीं, ऐसा आप प्रत्याशित तो ईमानदारी से कहूं तो इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। ये जरूर है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बड़ा नेक टू नेक फाइट थी। कोई भी पार्टी 2 या 3 सीट से ऊपर नीचे हो सकती थी, और अन्य पार्टी या थर्ड फ्रंट का भी रोल इस पे उम्मीद की जा सकती थी। तो इतनी हैंडसम विक्ट्री को और इस गैप को ये पूरा कर लेंगे, इतना आइडिया नहीं था, किसी को भी नहीं था, और इसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हम इसको नेक टू नेक थे। 14 सीट से 54 पे आना, ये मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 6 महीने की उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, 6 महीने के केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में जो मुकाम है, एक उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, उनकी विचारधारा की जो स्ट्रेटेजी है, कार्यकर्ताओं को जो मोबिलाइजेशन का है, एक एक, क्योंकि पूरा केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में लगा था। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जामवाल जी, मनसुख मंडाविया जी, सभी पूरा उनका जो एक सिस्टम था वो यहाँ काम कर रहा था। और वहीं पे भारतीय कांग्रेस की तरफ से ये यहाँ पे केवल भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे। हकीकत ये है कि मोदी जी के जवाब वही, नड्डा जी के जवाब भी वही, हर व्यक्ति और हर विपक्ष के आरोपों का जवाब केवल भूपेश बघेल दे रहे थे। जितने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे छत्तीसगढ़ के जी, एक तो भूपेश बघेल को केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट मिल नहीं रहा था जितना मिलना चाहिए था, और जो यहाँ के लोग थे, जो वरिष्ठ नेता है, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, मोहम्मद अकबर हो, टी.एस. सिंहदेव हो, रविंद्र चौबे हो, ये इनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल। भूपेश बघेल ने 37-38 अपनी सभाएं ली, वहीं पे जितने कांग्रेस के जितने वरिष्ठ हैं, राजनीति के कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नहीं हो पाए। बिल्कुल, ये चुनाव में देखा गया 2023 में। इन लोग उचित जी, मैं इसमें बोलूंगा, जिसको हम हीरो मानते हैं वो है बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में जो काम संभाल रहे थे ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर एक ऐसे लीडर जो ग्राउंड जीरो से काम करते हैं। मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज रहे थे, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते थे। उनकी काम करने की शैली अलग है। आपने जितने नाम गिना, जामवाल जी या बाकी लोग, उनका वास्ता मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रभारी थे वो चुनाव के समय एक नज़र नहीं आए। चाहे उसमें जामवाल जी की बात करें, मुरलीधर राव जी की बात करें, उसके अलावा जो 2-3 और लीडर हैं उनके मैं नाम बोल रहा हूँ। एक तो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री है, वो यहाँ की
सह प्रभारी थी, कोई नजर नहीं आया। तो ओम प्रकाश माथुर, वो जो छत्तीसगढ़ की आप राजनीति की बात कर रहे हैं, उसकी रणनीति बनाने वालों में वो एक तरह से मुख्य किरदार निकल कर आ गया है। और जहां तक भूपेश बघेल की बात है, वो खुद ही इतने सक्षम है, सुपर हीरो थे वो कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ के अलावा वो यूपी में दखल देते थे, वो तेलंगाना में दखल देते थे, वो कई राज्यों में जहाँ इलेक्शन होते थे वहां जाके ओबीसी का, छत्तीसगढ़ का ओबीसी का राष्ट्रीय चेहरा बनने का थे। हाँ। ये कहा जा सकता था कि ये चुनाव जीतने के बाद उन्हें राष्ट्र की राजनीति में ओबीसी का चेहरा बनाया जा सकता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए, तीन चीज जो यहाँ पे हुई, आप जिनमें 5 साल पूरे का पूरा उलझा रहा, आप इसमें कह सकते हैं कि आखिरी में महादेव ऐप का भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें करप्ट बनाने की भरपूर कोशिश की और उस परसेप्शन बनाने में सफल भी रही है। बिल्कुल, नो डाउट, ऐसा भी नहीं कि करप्शन नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोग जेल में हैं, ईडी का लगातार, मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया और भाजपा ने उनका लगातार बहुत अच्छा उपयोग भी किया। तो कुल बहुत मिलाकर अच्छी चीजें जो साल 2-2.5-3 साल से उचित जी, इस चर्चा का जो केंद्र है वो ये कि किसी को अंदाजा नहीं था मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा राजस्थान में जरूर कि वहाँ रिवाज है 5 साल बाद हर दूसरी सरकार आना, लेकिन जितना भारी बहुमत एक तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2008 की पोजीशन में कर गए, जिसे कहते हैं, यहाँ राहुल गांधी जी बोलकर गए थे कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस, लेकिन वो खुद क्लीन स्वीप हो गई। ये जो चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में भी किसी को अंदाजा था। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मीडिया और पॉलिटिशियन का जनता की नब्ज से हाथ हट गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी मीमांसा अलग कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते पार्टियों का अब नब्ज पे हाथ नहीं रहा है। अब वो सारी चीज़ें आउटसोर्स करती हैं। अगर उनको सर्वे भी करना, टिकट देना, तो वो आउटसोर्स कंपनियों को काम देती हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि कई बार वो जीते हुए आदमी को हराने की बात करती है, हराने को जीते की बात करती है। ये बहुत सारी बातें जो चर्चा में निकल कर आएंगी। लेकिन सुरेश जी, मध्य प्रदेश के बारे में जितने भी धुरंधर थे यहाँ भाजपा के, जो दिल्ली से भेजे गए थे, एन वक्त पे आए 3 केंद्रीय मंत्री को हम छोड़ दें, उनका कोई इसमें भूमिका नहीं, लेकिन जो 5 प्रभारी हुआ करते थे, जिन्हें रघुनंदन शर्मा ने कहा था कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय भाजपा ने पांचाली बना दिया है, 5-5 प्रभारी भेज दिए और एक भी काम के नहीं है, वो सारे प्रभारी इस चुनाव में नजर नहीं आए। मोदी का मैजिक चला और शिवराज मामा का बहनों और भांजों पर काम चला। ये चीज़ उभर के आपकी बातचीत से भी आ रही है और अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो भी ये बताती है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जोड़ूंगा, हमारे मोहल्ले में जो काम वाली बाइयाँ काम करती हैं, उनसे जब आज हमने पूछा कि किसको वोट दिया था, तो सब कह रही थी कौन जीत गया, हम तो कमल को देकर आए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन जीत रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम तो कमल को वोट देकर आए थे। तो ये चीज़ बताती है कि वो जो लाडली बहनों की जो लहर थी, उस पर बीजेपी सवार थी और उस लहर पर मोदी और मामा शिवराज दोनों सवार थे। मैं ऐसा कहूँगा, आपकी राय? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि केवल नेगेटिविटी देखने की आदत रघु जी की हो गई है। उन्हें जो संगठन में जो उनका एक जो चलिए, वो उनकी राय थी, इसलिए मैंने जिक्र किया। मैं अपनी राय दे रहा हूं कि रघु जी को जो है हमेशा अब इस रूप में आना चाहिए कि उनके बाद की पीढ़ी ने अच्छा काम संभाल लिया है, लेकिन वो केवल कमियां निकालने का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम कम करते हैं। इसलिए एक तो उनको ये विचार करना चाहिए। दूसरा, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बताऊं, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जिस माइक्रो मैनेजमेंट की हमने बात की, मैं फिर आपके सामने उल्लेख करूंगा कि दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक किताब लिखी है कि क्यों भाजपा मोदी में हुआ देश, ऐसा करके एक किताब लिखी है। मैंने उस किताब को पढ़ा है। उस किताब में माइक्रो मैनेजमेंट के संबंध में बहुत जबरदस्त विश्लेषण उन्होंने किया है और उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह से इंटरव्यू में पूछा कि उत्तर प्रदेश में आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो उसका बेस क्या है, क्या आप ये बता पाएंगे कि अमुक जिले में यह स्थिति रहती है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप जिले की बात कर रहे हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के नक्शे पर उंगली टिकाइए, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सा गांव है और इस गांव के अंदर कितने मतदाता हैं और हमारे मतदाता कितने हैं और कांग्रेस सपा अदर पार्टियों के मतदाता कितने हैं। इसे माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है। उस माइक्रो मैनेजमेंट को यदि किसी पत्रकार ने मध्य प्रदेश में घूम करके देखा होता तो उसको समझ में आ जाता। प्रत्येक उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं एक एक जिले के प्रभारी बने, उस जिले के अंदर आने वाले विधानसभाओं के प्रभारी अलग थे, उसके बाद उसके अंदर जो क्षेत्र बनते हैं यानी कि सेक्टर वाइज थे, इतने तक यदि डिप्लॉयमेंट हुआ है कार्यकर्ता का। और हम जो है आज ये कहें बैठ करके कि हमें ये अप्रत्याशित लगते हैं, या आप बताइए ना कि कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे इतने। चलिए, वो आरोप लगाना या जो ये करना अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया,
जो 2018 में हार हुई थी, उस हार के डर के कारण भी ये चुनाव इस तरीके से लड़ा गया है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो परिणाम आए हैं, इसको मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने तो 22 नवंबर को लिख दिया था, अप्रत्याशित कहां से हो जाएंगे ये भाई। जब पत्रकार कोई जाना ही नहीं चाहता फील्ड में, वो टेबल पर बैठ करके सारी बातें कर लेगा कि वो तो मतदाता मौन है, तो फिर तो बन गई बात। जब कोई दावे से कहने की सुरेश स्थिति जी, में नहीं है ना। आप उन सामान्य पत्रकारों में नहीं है, थोड़े से विरले हैं, थोड़े से दुर्लभ हैं, इसलिए आपने उस चीज को पकड़ा। लेकिन हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़ गए। नितिन जी, जो कुछ घटित हो रहा है, जाहिर है कि जो हार रहे हैं उनके लिए अप्रत्याशित है। मजे की बात है कि जो जीत रहे हैं उनके लिए भी अप्रत्याशित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहां रमन सिंह कह रहे हैं कि जीत तो रहे थे हम, लेकिन इतने जीतेंगे ऐसी संभावना कम लग रही थी। आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि अब शुरू होगा मामला छिद्राणुवेशन का, पोस्टमार्टम का, कि क्यों हारे, क्यों जीते, कहां गड़बड़ हुई, कहां आरोप लगे। अब ईवीएम भी आने वाली, इसमें बीच में ईवीएम का भी मैनेजमेंट और मैकेनिज्म पर बात होगी। हो सकता है कि इस पर कोई दूसरी चीज होगी। लेकिन आपकी राय क्या है? क्योंकि ईवीएम अगर गड़बड़ है तो फिर पार्टियों को इलेक्शन में जाने के पहले बायकॉट कर देना चाहिए कि ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव जीते हैं तो चुप हो जाते हैं। अगर कर्नाटक जीते तो कोई ईवीएम नहीं, अगर हिमाचल जीते तो कोई ईवीएम नहीं, तेलंगाना जीते तो कोई ईवीएम नहीं, लेकिन अगर हारेंगे तो फिर मैकेनिज्म पर बात होगी। इस पर भी आप चाहें तो अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, अभी मुझे लगता है राय रखना, या आप कह रहे थे कि पोस्टमार्टम करना, मुझे लगता है 5 बजे तक हम लोगों को रुकना चाहिए राय और पोस्टमार्टम। ठीक है, हम तो 5 दिन में रुकेंगे। मैं बता दूं आपको जी कि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं मेरी जानकारी में, 7 से 8 सीटें हैं, हो सकता है नतीजों में कुछ परिवर्तन हो। ठीक, 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी भी 400 से 500, 200 से 300 वोटों का अंतर चल रहा है हार जीत में। कभी वो आगे हैं, कभी हम आगे हैं जी। पर यह जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के भी आंकड़े देख रहा हूं, छत्तीसगढ़ में भी जो फाइट देख रहा हूं, अप्रत्याशित तो है। मैंने मेरे 23 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसे नतीजे नहीं देखे, इतने अप्रत्याशित नतीजे, जहां पर आपके एग्जिट पोल भी देखिए, जितने चैनल्स ने किए थे, आप लोगों ने भी किए थे, सभी ने, तो एग्जिट पोल भी यहाँ पर फेल हो रहे हैं। और जो सोचा नहीं था वैसे स्क्रीन पर आंकड़े नजर आ रहे हैं। पर फाइनली कोई भी कमेंट करने से मैं, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते सारी विधानसभाओं पे, तब तक मैं किसी भी फाइनल कमेंट के लिए मैं सोचता हूं कि जल्दबाजी हो। चलिए भंसाली जी, आप बहुत सदैव टिप्पणी की आपने, और आपकी संजीदगी से लोग वाकिफ भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अब 4 बज चुके हैं, लगभग 3:30 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। अब ये जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीन क्लियर हो रहा है, धुंधल का छट रहा है। अब चीज़ें क्लियर है। 5-7 सीटों का आप कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए तो वो एक तरह से पूरा सीन पलट देगा अगर 5 सीटें 7 सीटों का फर्क आ गया। लेकिन वो भविष्य की बात है, जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। उसमें तो लगता है कि जो चीज़ हमारे पटेल साहब बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर, जो और दूसरे लोग दीगर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ ऐसा मामला था जो हम पकड़ नहीं पा रहे थे। सुरेश शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में उस चीज़ को पकड़ा, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ ऐसे लोग कम थे जो उस नब्ज को पकड़ पाए, और उसी के चलते हम थोड़े से अनिश्चित हैं। मैं पूछूंगा उमेश जी से। उमेश जी, आप सहमत हैं क्या भंसाली जी की बात से? देखिए, भंसाली जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित परिणाम निकल करके आए हैं, मैं भंसाली जी की भावना को समझ सकता हूं। लेकिन 2018 में भी ऐसे ही परिणाम निकल करके आए थे, और जिस प्रकार का वक्तव्य, हालांकि क्लियर टिप्पणी करने से बच रहे हैं भंसाली जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी ये खड़ा होता है, क्या भंसाली जी छत्तीसगढ़ की महान जनता पर सवाल उठाने की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की महान जनता को प्रणाम करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं, जो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, और उसके परिणाम आज इस प्रकार से निकल करके आ रहे हैं। अभी आपके डिबेट में बार बार इस बात की भी चर्चा हुई कि इसका अनुमान, इसका अंदाजा, इस प्रकार के परिणाम का अंदाजा किसी को भी नहीं था। आप इसके पूर्व के डिबेट निकाल के देखेंगे, हमारे नेता, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात करूं, अरुण साहू जी की बात करूं, या हमारे तमाम प्रवक्ताओं के डिबेट या बाइट निकाल करके देखेंगे, बयान निकाल करके देखेंगे,
तो डॉक्टर साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा था जब आपका एग्जिट पोल आ रहा था, हम 52+ जाएंगे, और भाजपा के तमाम नेताओं ने इस ओर संकेत को इंगित करने का काम किया था। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके डिबेट में एक विषय और निकल करके आया कि एजेंसियों के थ्रू काम हो रहे हैं और तमाम विषय निकल करके आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के आधार पर पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ प्रमुख पर निर्भर होकर के चुनावी मैदान में जाने का काम करती है। और जब चुनाव संपन्न हो गए थे 17 तारीख के बाद, हम लगातार हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्षों से फीडबैक ले रहे थे, और उसी फीडबैक के आधार पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि 52 से ज्यादा सीटें भाजपा की आ रही है, चाहे एग्जिट पोल जो भी हो। और आज जो रुझानों में परिणाम निकल करके आ रहे हैं, 4 बज गए हैं, परिणाम लगभग ऐसे ही रहने हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमको फीडबैक दिया है वो हमारा एग्जिट पोल निकल करके आया है। एग्जिट पोल तो सारे फेल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमको पोल दिया था एग्जिट पोल, वही परिणाम में परिवर्तित हो रहा है। और मध्य प्रदेश की भी आप बात कर लें, मध्य प्रदेश में भी इसी पद्धति के साथ हमने बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर, और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से लगातार संपर्क होते थे, वो यही कहते थे कि हम स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर में बता रहे हैं। आंकड़ों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते, कोई 130, कोई 135 बोल गया, कोई 150 बोल गया, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट ये मानने तैयार नहीं थे कि मध्य प्रदेश के अंदर में भाजपा की सरकार बन रही है। और इसका निचोड़ क्या निकलता है? आदरणीय 5 सेकंड देंगे, इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये मोदी जी का जादू है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जादू है। उससे बढ़ करके ये इस बात का प्रमाण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को कितना स्नेह करती है, कितना प्यार करती है। उमेश जी, दरअसल जीत आदमी को सर्वज्ञानी बनाती है, और आप भी और हम सब उससे अलग नहीं है। अगर हमारी बात कल सही निकलेगी तो हम पीठ ठोकेंगे कि IND24 ने कहा था क्योंकि हम ज्ञानी हो गए हैं। तो ठीक है, आपका जो तजुर्बा है, जो आपका फीडबैक है, उसने ज्ञानी बना दिया। और आप मध्य प्रदेश तक की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की तो हम मान लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की आप बात करें तो हम मानेंगे कि आप बिल्कुल, आपके संपर्क सूत्र बहुत मजबूत है और आपने बहुत ठीक बात की है। लेकिन सुरेश जी, सवाल यही है कि जो चीज़ें आप पकड़ पाते हैं वो कितने लोग में पकड़ पाते हैं? उसमें उमेश जी का नाम हम जोड़ लेते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आगे क्या EVM पर निशाना नहीं साधा जाएगा? एक संकेत हमें पटेल साहब की बात से मिला है, उन्होंने मैकेनिज्म की बात की है। आपको क्या लगता है कि जीत के बाद कल, परसों, 2 दिन में, 3 दिन में ये सब बातें भी निकल कर आएंगी? लेकिन भाजपा कई बार मजाक में कहती है कि हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर तो कांग्रेस के लोग हैं। वो कहते हैं कि जब आप मोदी को गाली बकते हैं तो हमारे वोट बढ़ जाते हैं। वो भाजपा के लीडर कहते हैं कि जब आप सनातन को गाली बकते हैं तो भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं। जब आप राम मंदिर की उपेक्षा करते हैं, जब आप 370 को दोबारा लागू करने की बात करते हैं, तो अपने आप ही भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो, जिनके बयान, जिनके एक तरह से दावे भाजपा की मदद कर देते हैं, और बीजेपी उनको कहती है कि हमारे तो स्टार प्रचारक यही लोग हैं। आपकी इसमें अगर कोई टिप्पणी हो तो? नहीं, मैं इसमें एक बात बताऊंगा कि ये सब आलोचनाएं करके, और जो एक गम आता है ना, दुख आता है कि हार का जो दुख होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की जो है वो दवाई है, और ये सब करते हैं। यदि भाजपा हारती तब वो भी ऐसे ही कहती, और 2018 में हमने ये सब सुना है। तो इसलिए ये तो एक दवाई है जिसमें ये कहेंगे कि हम जो है ये करेंगे और ये EVM गलत हो गया और वो हो गया। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं राघवेंद्र जी, जिनको हम सब लोग यदि ये देखेंगे, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास ज्ञान वैसे भी मैं तो ज्ञान का वो करता नहीं हूँ। ज्यादातर ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि हमारे पास कम है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं मानता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे संपर्क प्रत्येक जिले में हैं, और आपको मालूम है यूनियन के कारण मेरे संपर्क हैं, और मैंने उन्हीं संपर्कों के आधार पर यह दावा किया था। भाग्य से यह सक्सेस हो गया, नहीं तो नहीं होता तो क्या होता, मैं बताता क्या आपको। तो इसलिए ये तो एक बात होगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, इस देश का पॉलिटिक्स जो है वो आजादी के बाद से ही धर्म आधारित पॉलिटिक्स है। यदि नेहरू जी के समय पर हिंदू मंदिरों के सरकारीकरण का कानून नहीं बनता, तब ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि ये वहीं से शुरू हो गई थी ये पॉलिटिक्स। एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है भाजपा, जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा करके प्रस्ताव पारित किया, और उन्होंने ये कहा कि हम मंदिर के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप बताइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या सोमनाथ के मंदिर बनने के समय नेहरू जी ने राष्ट्रपति जी को रोका था या नहीं रोका था? क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात थी, ये मान करके उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था।
लेकिन उसी संदेश के साथ उन्होंने मंदिरों का कानून बना दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप धर्म के मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जोखिम उठा लेते हैं, तब आपके ऊपर केवल राजनीतिक बयान हो सकते हैं, संदेह जनता के द्वारा नहीं हो सकता। आडवाणी जी की रथ यात्रा को कोई नहीं भूल सकता, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि किस एंगल से हमने राजनीतिक व्यवहार किया है। आज यदि मान लो महंगाई की बात आती, मैं आपको बहुत सामान्य बात बताता हूं, महंगाई की बात आती है तो महंगाई की तकलीफ लोगों के मन में है, परंतु उस महंगाई की तकलीफ को आक्रामक या आक्रोश में बदलवाने का प्रयास जिनको करना चाहिए वो नहीं कर पाए। फिर मैं आपको एक दो चीजों का उदाहरण देता हूं। क्या आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने मनमोहन जी की सरकार को गैस सिलेंडर कितने रुपए में सौंपा था? 267 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था। जब मनमोहन जी ने नरेंद्र मोदी जी को गैस सिलेंडर सौंपा था तब कितने का था? 901 रुपए का था। आज कितना है? 910 रुपए का है। यानी कि 9 साल में केवल 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और हम प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्या जनता की समझ में नहीं आता ये बात? इसी तरह से आप पेट्रोल को देख लीजिए, 29 रुपये का पेट्रोल और 72 रुपये के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी तक मनमोहन जी की सरकार में 72 रुपये हो गया था और 29 रुपये में अटल जी ने सौंपा था। और वो ही अब 108 रुपये, भोपाल में 109 रुपये का भाव है। यानी जितना बढ़ा उससे कम जो है 10 साल के कार्यकाल में बढ़ा। क्या जनता की ये समझ में नहीं आता? उसके बावजूद भी महंगाई है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन पहले आम जनता की जेब खाली हो जाती थी जब वो महंगाई के रूबरू होती थी। लेकिन जनधन खातों ने 100% राजीव गांधी जी का वो घिसता हुआ पैसा जो है सीधे जेब में जब डालना चालू किया तो जेब में 2-4-10 रुपया बच जाता है। इसलिए वो महंगाई के प्रति आक्रोश पैदा करने की लीडरशिप की क्षमता होना चाहिए, वो नहीं कर पाए। इसके लिए किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही मानूंगा उसको। मैं उसको खबर ऐसी नहीं लिख पाया कि जनता आक्रोशित हो, तो ये मेरी गलती है। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि महंगाई जो है वो प्रभाव नहीं डाल पाई या दोष नहीं हुआ। ये सब समझने वाली चीज है। से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन चेहरों पर अभी तक जिन्होंने जीत हासिल की है या फिर जिनके हार का जिन्हें सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है बुधनी से। गोपाल भार्गव रहली से एक बार फिर जीत के इतिहास उन्होंने रचा है। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है पन्ना से। बात की जाए कंचन तन्वे, खंडवा से जीत हासिल की है उन्होंने। शुजालपुर से इंदर सिंह परमार, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बड़ा चेहरा, सांसद चुनाव हारे हैं। केंद्रीय मंत्री घनश्याम चंद्रवंशी जिन्होंने चुनाव जीता है। सांची से प्रभुराम चौधरी मंत्री चुनाव जीते हैं। बात की जाए भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, जीत हासिल की है। भोपाल उत्तर की अगर हम बात करें तो जीत हासिल कांग्रेस कैंडिडेट ने वहां पर की है। राजेंद्र शुक्ला जनसंपर्क मंत्री रीवा से जीते हैं। लगातार ये वो चेहरे जिन्होंने जीत हासिल की या फिर जिनके खाते में हार गई है। शाजापुर से हुकुम सिंह कराड़ा ने जीत हासिल की है। हार गए चुनाव, ये हारे हैं। ये बड़ा अपडेट बता रहा हूं। बिसाहुल लाल सिंह इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये तमाम चेहरे जिन्हें जीत हासिल की है, कोई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। सुनील सराफ ये चुनाव हार गए हैं कोतमा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुए थे। आज जो है 3 तारीख है, मतगणना जारी है। खुरई विधानसभा जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट भी है, चूँकि यहाँ से मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की ये विधानसभा है, यहाँ से जो है भूपेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बात करना चाहेंगे क्या किस तरीके की लीड है और क्या चुनावी नतीजे देखे और किस तरीके का माहौल क्षेत्र में देखा और आज जो परिणाम है वो बेहद शानदार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने मिल रहे हैं। तो बात करेंगे भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र भाई साहब जी, इस तरीके से परिणाम आ रहा है, एकदम चौंकाने वाले आ रहा है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, लगातार अपनी पार्टी सरकार बनने की बात कर रहे थे, लेकिन परिणाम जो है विपरीत दिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों को पहले से इस बात का विश्वास था कि एक बड़े बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक बड़ा जन समर्थन मिलेगा। और शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आशाजनक परिणाम आएंगे और उसी तरह के परिणाम आए हैं। जो हम लोगों का गरीब कल्याण महाअभियान का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को मतदाता का भरपूर समर्थन मिला है और ये चुनाव मध्य प्रदेश में जनता ने लड़ा है और जनता ही चुनाव लड़ रही थी। ये पहली बार हुआ और इसलिए इतना बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना योजना हाल ही में शुरू हुई है, कितना कारगर सिद्ध हुई मध्य प्रदेश सरकार में जो बनने जा रही है, कितना कारगर सिद्ध मानते इसको? देखिए, निश्चित रूप से ना केवल लाडली बहना तो हमारी इस समय सबसे पॉपुलर स्कीम है ही, जिसमें बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। पर जितनी भी हम लोगों की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारंभ से थी या किसानों की योजनाएं थी, युवाओं के लिए था, इस बार यूथ का भी बहुत ज़बरदस्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, महिलाओं का भी बहुत, सभी वर्गों का वोट बहुत अच्छी उसमें मिला है। और ये सब मिलाकर जो विकास है, ये विकास का परिणाम। तो ये थे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि युवाओं ने भी इस बार अहम भूमिका निभाई मतदान में और जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है उन्हीं का असर जो है आज मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका है। और लाडली बहना जो है इस समय की पॉपुलर योजना बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी ने, तो उनकी जो जीत के लिए वो अग्रसर हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर विकास ही सर्वप्रथम रहा है और ये जनता ने इनका चुनाव जो है लड़ा है और उसी के बलबूते पर जो है जीत हासिल की जा रही है। हर्षित पांडे, IND 24 न्यूज़, सागर। तमाम फैक्टर पर बात कर रहे थे। एक बार फिर ताज़ा जो रुझान है वो हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 166 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 62 सीटों पर कांग्रेस, बसपा 1 पर और अन्य के खाते में 1 है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 33 पर है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर, अन्य के खाते में 3। राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर जो नाम अभी आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा की जीत अपनी जगह, लेकिन वहां राजकुमार पटेल के खिलाफ खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से। उनका हार जाना ये बताता है कि कांग्रेस ने उनको लंबे समय बाद पार्टी में वापसी की थी। वो विदिशा लोकसभा चुनाव के चलते उनको कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दोबारा वापसी हुई, उनको भोजपुर से प्रत्याशी बनाया और ऐसा लग रहा था कि इस बार सुरेंद्र पटवा बहुत संकट में है, लेकिन राजकुमार पटेल को वो हराकर फिर से चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि भोजपुर वो सीट है जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा चुनाव जीतते रहते थे और सुरेंद्र पटवा उनके भतीजे हैं। दूसरा जो बड़ा मामला है वो ये कि काला पीपल से कुणाल चौधरी की हार भी बहुत चौंकाने वाली है। इसके अलावा इंदौर 3 की बात करें, वहां गोलू शुक्ला भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पिंटू जोशी को चुनाव हराया जो कांग्रेस के बड़े नेता महेश जोशी के परिवार से वास्ता रखते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज या जो चर्चित चेहरे थे वो चुनाव में उनको मात मिली है और हार है, और कुछ दिग्गज चेहरे संकट में भी है। हो सकता है कि 6-7 बजे तक उनकी स्थिति क्लियर हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हम फिर कहेंगे, मैं आऊँगा पटेल साहब की तरफ, पवन पटेल जी की तरफ। पवन पटेल जी, चीज़ें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और हमारा मानना है कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। पिछली बार कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी थी, इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर सरकार में आने की स्थिति में दिख रही है। तो तैयारी कैसी की जाएगी 2024 की, इस पर हमें लगता है कि अगला फोकस हर पार्टी का, कांग्रेस भाजपा के साथ लोकसभा के लिए क्या तैयारी होगी, इस पर भी लोग बात करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले 15-20 दिन बाद सारी पार्टियां इस मोड पर आने वाली है। अभी आपका जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मैकेनिज्म का भी खेल इसमें है, उसके बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसको विस्तारित करें, उसको एलोबरेट करें। नहीं, देखिए, मैकेनिज्म हो गया, सभी कोई बोल रहे हैं, जादूगरी बोल रहे हैं। जादू में ही ऐसा होता है जो होता नहीं वो दिखता है। जादूगरी का मतलब होता है कि हम आंख के सामने जो होता एक्चुअल में कुछ है, लेकिन जादू कुछ और दिखा देता है। तो हमारा बोलने का मतलब है कि हम सब एक जागरूक नागरिक हैसियत होने के नाते सब देखें कि कितना भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कभी नहीं किया है। ये लाडली बहना तुरंत का जो है, जो हमारी घोषणा पत्र की नकल करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले यही भारतीय जनता पार्टी के बोलते थे कि हम सिलेंडर का रेट कम नहीं कर सकते, कंपनियों पे हमारा किसी तरह का वो नहीं है, कंपनियां स्वतंत्र हैं। फिर जब कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में दिया कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो इन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर देने लगे।
ठीक है, लाडली बहना का जब हमारे नारी सम्मान 1500 के तो इन्होंने 1000 किया, तो फिर उसको बढ़ाने लगे कि हम अब 1500 करेंगे, 2000 करेंगे, 3000 करेंगे। पहले नारी सम्मान लाडली बहना के लिए पात्र लोग कम थे, फिर वो 4 पहिया वाहन वालों को मिला लिया, फिर उसको मिला लिया। जैसे जैसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता गया, वैसे वैसे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते गए और उधार लेकर के घी पीने वाली जो कहावत उसको चरितार्थ करते गए। इनका एक भी विजन आज तक नहीं है कि हम इस प्रदेश के कर्जे को कैसे कम करेंगे। आम जनता स्वयं कर्जा लेती। मैं तो कहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि आप महसूस करिए, जब आप एक होम लोन लेते हो, जब आप गाड़ी का लोन लेते हो, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं उस लोन को नहीं चुका पाने के कारण। तो ये लोग नहीं सोच पा रहे अभी कि प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है वो 47,000 50,000 रुपए कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर है। हम ये जिस दिन महसूस कर लेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस दिन हम महसूस कर लेंगे कि जो प्रदेश के ऊपर कर्जा ले रहे हैं उस कर्जे का कहीं ना कहीं दायित्व तो आम जनता के ऊपर भी होता जा रहा है। इस तरह का प्रत्याशी रिजल्ट की मतलब अमित शाह जी के अंदर क्या जादूगरी है कि बोल देंगे 150 के पार, 150 पार हो जाती। हम करना कुछ नहीं, मैं तो 10 20 25 30 जितनी बातें करने के लिए तैयार हूं जो मोदी जी ने बोला था। अब आप कुछ लोग महंगाई का बड़ा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर मनमोहन जी के समय में एक दिन के लिए सिलेंडर 800 रुपए होगा तो हम उस 800 रुपए को पकड़ ले। हम तो टोटल एवरेज की बात कर रहे हैं कि खाने का तेल का एवरेज इन 5 साल 10 साल में क्या रेट था। उस समय भी हो सकता है कभी जैसे प्याज का रेट बढ़ा था तो हो सकता है पेट्रोल का रेट 100 रुपए पहुंच गया हो, तो क्या हम उस 100 रुपए को पकड़ लेंगे कि पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे? इस तरह की आकलन, इस तरह की जादूगरी आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है और वही दिखा करके आम जनता को बरगलाने का प्रयास करती है और हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है हमारी पार्टी में भी कोई भी ऐसे कार्यकर्ता हो जो जमीन से जुड़े हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने काम न कर पाया हो सकता है कई कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत ना हो पाए हो कमलनाथ जी। हो सकता है हमारा शीर्ष नेतृत्व उन सब बातों पे हम बैठ करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और नई स्ट्रेटेजी बना के आम जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से हम आएंगे। ठीक, पटेल जी आपने जो बात की महंगाई की, तो महंगाई से तो लोग सहमत है, लेकिन 20 साल 18.5 साल की भाजपा की सरकार में कांग्रेस ने कितने बड़े आंदोलन महंगाई के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में किए? क्योंकि जनमत तो तभी बनेगा ना जब आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो जरूर आपकी चूंकि प्रवक्ता है आप, पार्टी में इस बात को भी रखें कि आखिर हमने ऐसे आंदोलन क्यों नहीं किए प्रतिपक्ष के नाते। दूसरी बात यह कि सरकार में बीजेपी जा रही है, अब सब मिलकर सरकार चलाएंगे क्योंकि इलेक्शन तक तो सब पार्टियां होती है। कमलनाथ जी से फॉर्मूला पूछ लेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री की, आखिर कर्ज कैसे कम किया जाए, क्योंकि मिलकर देश को या राज्य को चलाने की बात होगी। तो हम लौटेंगे। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी वर्मा जी। वर्मा जी आपकी इस पर कोई टिप्पणी, क्योंकि अब पूरी चर्चा समाप्ति की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि सचिन जी से पहले सर एक सांसद विवेक तनखा जी का एक कमेंट्स आया है, चलिए सुन लेते हैं। फाइट आई वो सुन लेते हैं, फिर मैं सचिन जी के पास में आऊंगा। ठीक, देखिए अभी तो 7 राउंड्स हुए हैं, 7 राउंड्स में अभी तो गैप दिख रहा है, बट 7 के बाद 7 राउंड और होने हैं। मुझे पता नहीं कि इन 7 राउंड में और कैसा बिहेवियर रहेगा इलेक्टोरल मूड का। आश्चर्य भी है कि जो पब्लिक मूड था वो इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये किन कारणों से ये लोग सक्सीड कर रहे हैं ये समय बताएगा। कि कई इनके मंत्री हार भी रहे हैं या पीछे है इस वक्त, तो वो भी डिसीजन पूरी तरह इनका ठीक तो नहीं था। अभी हम देख रहे थे तोमर जी पीछे हैं, बीच बीच में आ रहा था, कुलस्ते जी पीछे हैं। मेरा कहना है लाइफ में दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक चुनाव फिर होगा 5 साल बाद, हम उसकी भी तैयारी करेंगे। चलिए सचिन वर्मा जी आप। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि तनखा जी बोल रहे थे कि वो असल में कानून के जानकार हैं, लेकिन कानून अलग होता है और जनमत अलग होता है, इसलिए जनमत को पकड़ना अलग चीज होती है, अलग कला होती है, और कानून के हिसाब से तर्क पेश करना दूसरी बात होती है। तो कानून और जनमत का फर्क है, उसके लिए जनमत का वकील बनना पड़ेगा। कानून के वकील में तो तनखा जी मास्टर हैं जी। देखिए कांग्रेस की जो एक रुदाली गैंग जो है वो एक्टिव हो गई है, और ये काफ़ी दिनों से जब इलेक्शन का जब वोटिंग हुई थी उसके 2 दिन बाद ही जो है दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया था, चुनाव अधिकारियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया था, और प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया था। तो कांग्रेस में जो है एक रुदाली गैंग जो है, जो 20 सालों से रोते हुए आ रही है, वो रुदाली गैंग जो है अब एक्टिव हो चुकी है और अब ये क्वेश्चन मार्क लगाने लगे हैं। जब तेलंगाना के बारे में अगर आप बात करेंगे तब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की ये जो भावना है और इस तरह का जो इनका एटीट्यूड है, यही जनता में उनको विपक्ष में बिठाने के लिए काफ़ी है। सचिन जी, मानवीय स्वभाव है, मीठा मीठा लोग खा लेते हैं,
कड़वा थूक देते हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, जो भी कड़वा खाएगा वो थूक देता है। कई बार ऐसे कम लोग हैं जो कड़वे को भी खा जाएं। सुरेश जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे वो तो सभी को स्वीकार करना ही होंगे। अब इसमें तो आप बस कोर्ट में ही जा सकते हैं, तनख्वाही हैं ही इस काम के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है जो परिणाम आ रहे हैं उनको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। और ठीक है, अपने राजनीतिक वातावरण बनाए रखने के लिए किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, तो वो उसका उपयोग करें और जो जनमत का आदेश है उसे सिरोधार्य करना चाहिए सबको। चलिए राघवेंद्र जी, यहाँ विराम देंगे इस चर्चा को। तो लगातार जिस तरह से असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो फाइनल मुकाबला है और उसके हम लगातार उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।